नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सबमिट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बना था पैनल। एक साथ चुनाव कराने की हुई सिफारिश। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट हुई जारी। भारत को मिली 134वीं रैंक। वैश्विक स्तर पर बढ़ी असमानता की खाई। और दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च। कोडिंग समेत वेबसाइट मेकिंग जैसे करेगा काम। कई कंपनीज के प्रैक्टिकल इंटरव्यूज किए पास। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की है ये रिपोर्ट। 191 दिन की रिसर्च और कंसल्टेशन के बाद तैयार की गई है। पैनल का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। पैनल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें विशेष अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। अब हम इस खबर में 10 साल पीछे चलते हैं। साल 2014 की बात है। 2014 से ही एक देश एक चुनाव की बात सरकार के मैनिफेस्टो में है। तब से ही लगातार इस पर बहस जारी है। बहस से मतलब ये कि लोग इसके फायदे नुकसान को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन केवल बहस भर से तो इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। सो सरकार ने इसके लिए एक विधिवत पैनल का गठन किया। इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो राजनीति और अर्थव्यवस्था से लेकर कानूनी दांवपेचों की समझ रखते थे। पैनल का काम था ये बताना कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्या एक साथ कराए जा सकते हैं या फिर नहीं। अभी पैनल की जो रिपोर्ट आई है वो केवल सिफारिश है। आगे का काम सरकार का है कि इन सिफारिशों को कैसे और कब लागू करना है। पैनल ने अपनी सिफारिशों में क्या कहा, इस बात पर जाने से पहले हम जानेंगे कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अभी अप्रैल मई तक देश में लोकसभा के चुनाव आयोजित होने हैं। यदि आपने वोट देने की उम्र हासिल कर ली है, यानी 18 वर्ष के हो गए हैं, तो वोट देने जाना होगा। इससे पहले दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। आपने तब भी वोट देने के लिए समय निकाला होगा। उससे तकरीबन 2 साल पहले मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे। तब भी आपको वोट देने जाना पड़ा होगा। अब अगर ये तीनों स्तर के चुनाव एक साथ हो जाते तो इसे एक देश एक चुनाव कहा जाता। तो पैनल ने अपनी सिफारिशों में क्या कहा। पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के लिए फेज्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है। मतलब ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं सरकार गिरने के केस में बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइज्ड कराने की बात की गई है। स्रोतों के मुताबिक अगर 2024 के चुनावों के बाद नई सरकार कोविंद पैनल के सिफारिशों को स्वीकार करती है तो फिर 2029 तक एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। इस दौरान 2024 से लेकर 2029 तक जिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव ड्यू होने हैं उन्हें एक टाइम फ्रेम में लाया जा सकता है। पैनल ने अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश की है। इससे भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर एक सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड तैयार करा सकेगा। इसके अलावा पैनल ने एक अनुच्छेद 324A की सिफारिश की है। इसके मुताबिक संसद यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकेगी कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव आम चुनावों के साथ ही कराए जाएं। अब एक सवाल जो आपको मन में आ रहा होगा कि एक साथ चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। देखिए, देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने से प्रशासनिक तंत्र पर बोझ पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनावों में केवल वोट डालना भर नहीं होता, बल्कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, वोट काउंटिंग, चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखना, इन सबकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इससे लॉजिस्टिक्स में वित्तीय खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, नेता वर्ग चुनावी कार्यों में उलझे रहते हैं। उनके लिए सत्ता में बने रहने का मेन जरिया चुनाव ही है। फिर लोक कल्याण के काम कहीं कोने में पड़े रहते हैं। चुनावों के चलते सरकारें पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेती हैं जिससे उन्हें वोट हासिल हो, भले ही ये निर्णय लॉन्ग टर्म में जनता के लिए फायदेमंद साबित न हो। सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी बार बार चुनावी ड्यूटी का बोझ कम होगा।
विधि आयोग तो यह भी दावा करता है कि एक साथ चुनाव कराने से वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि अगर एक साथ चुनाव की अवधारणा लागू हो जाती है तो ये भारत के लिए कोई पहली बार होने वाली चीज नहीं है, पहली घटना नहीं है। भारत में तो चुनावों की शुरुआत ही एक साथ चुनाव के साथ हुई थी। 1952, 1957, 1962 और 1967 भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराए गए, लेकिन फिर नए राज्यों के गठन, राज्य विधानसभाओं के भंग होने से ये साइकिल बिगड़ गया। अब ये 2024 के बाद गठित होने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा कि देश एक साथ चुनाव अपनाता है या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ें। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। यूएनडीपी के HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। साल 2022 के लिए भारत को 193 देशों में 134वीं रैंक हासिल हुई है। भारत ने अपने HDI स्कोर में भी सुधार किया है। 2021 में भारत की HDI वैल्यू 0.633 के मुकाबले 2022 में 0.644 पर पहुंच गई है। हालांकि ये बहुत कम अंतर है। दरअसल यूएनडीपी ने 2023-24 के लिए ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड नाम से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। इसमें आंकड़े 2021-22 के हैं। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ लंबा जीवन, नॉलेज यानी ज्ञान और जीवन गुणवत्ता को मापता है। इन सारे आयामों की गणना 4 प्रमुख संकेतकों के जरिए की जाती है। स्वस्थ लंबा जीवन को परखा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। वहीं ज्ञान के लिए औसत स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कैलकुलेट किए जाते हैं और जीवन की गुणवत्ता का अनुमान लगाया जाता है GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से। किसी देश को अगर HDI में अच्छा परफॉर्म करना है तो इन सभी संकेतकों में अच्छे नंबर लाने होंगे। भारत की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है तो जाहिर है कि इन सभी संकेतकों पर भी ठीक से काम किया गया होगा। भारत की जीवन प्रत्याशा 2021 में 67.2 साल से बढ़कर 2022 में 67.7 साल तक पहुंची है। हालांकि 2019 में यह आंकड़ा 70.9 वर्ष था, तो 2019 की तुलना करने पर कमी ही दर्ज हुई है। लेकिन 2020 से दुनिया भर में जो कोविड फैला हुआ था उससे वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा में कमी आई थी, जो कि भारत के आंकड़ों में भी दिख रहा है। एक और फ्रंट पर भारत की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। दरअसल यूएनडीपी ने GII यानी जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी जारी किया था। इसमें भारत ने 166 देशों में 108वीं रैंक हासिल की है। इस इंडेक्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सशक्तिकरण और श्रम बाजार जैसे आयामों पर देश को परखा जाता है। रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर एक चिंता की ओर भी दुनिया को आगाह किया है। दरअसल 2020 के बाद से अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर HDI में स्विट्जरलैंड 0.962 स्कोर के साथ पहले पायदान पर है। आप बताइए सबसे आखिरी नंबर पर कौन सा देश है? तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा कर दी गई है। नए चुनाव आयुक्तों के तौर पर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आया है। दरअसल फरवरी में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और फिर अचानक हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से पूरे चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही रह गए थे। 2024 लोकसभा चुनाव सर पर थे। ऐसे में आयोग में रिक्तियों की बात हजम नहीं हो रही थी। देखिए, इस बार चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हुई हैं वो अहम है। आपने कुछ समय पहले आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सुना होगा। इसमें CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और ECs यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रपति CEC और ECs की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और CJI शामिल होंगे। कोर्ट ने आदेश के वक्त ये साफ किया था कि यह फैसला संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। मतलब ये कि संसद इस मुद्दे पर एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम कर सकती है। संसद ने किया भी कुछ ऐसा ही। संसद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 लागू किया, तो समिति में CJI को शामिल नहीं किया गया। एक्ट के मुताबिक CEC और ECs की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस चयन समिति को नामों की सिफारिश एक सर्च कमेटी के द्वारा दी जाएगी। इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस एक्ट के हिसाब से नियुक्तियों में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो है सिलेक्शन कमेटी में सरकार के सदस्यों की मेजॉरिटी, जबकि ईसी यानी चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भारत में चुनावों के लिए जिम्मेदार है। यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराती है। शुरुआत में चुनाव आयोग केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना था। वर्तमान में यह संस्था एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के साथ काम करती है। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। 1 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद से अब तक चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को संविधान में सलाहकारी और अर्ध न्यायिक काम सौंपे गए हैं। इसके निर्णयों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके कार्यों की बात करें तो निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना इसके मुख्य कार्य हैं। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी इसके कार्य हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उन विवादों के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना भी चुनाव आयोग के कामों में शामिल है। वर्तमान में देश में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार कार्यरत है। वैसे ही जॉब न मिलने का दुख झेल रहे इंजीनियर्स के लिए ये दुख काहे खत्म नहीं होता वाली स्थिति फिर से बनने वाली है। हाल ही में यूएसए की एक स्टार्टअप कंपनी कॉग्निशन ने एआई की दुनिया में जबरदस्त काम किया। उन्होंने दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन लॉन्च किया है। ये डेविन सिंपल कमांड्स से कोडिंग कर सकता है, वेबसाइट और वीडियोस बना सकता है। डेविन के मेकर्स दावा कर रहे हैं कि उसने कई इंजीनियरिंग कंपनीज के प्रैक्टिकल इंटरव्यूज पास कर लिए हैं। इतना ही नहीं, डेविन जी कोडिंग में आने वाले एरर्स को भी ढूंढ सकते हैं। इससे इंसानों के द्वारा लगने वाले ट्रबल शूटिंग टाइम में भी कमी आएगी। डेविन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो अब क्या ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग जैसे कामों के लिए इंसानों की जरूरत कायम रहेगी। मतलब ये कि स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही एआई वाले इंजीनियर्स को टक्कर दे पाएंगे। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आए। हालांकि उनकी यात्रा से एक दिन पहले ही भारतीय कैबिनेट ने 2 अहम समझौतों पर मंजूरी दे दी थी। इन समझौतों में ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा शामिल है। यह खाद्य सुरक्षा समझौता भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बीच हुआ। ऊर्जा समझौता भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा भूटान के ऊर्जा विभाग के बीच हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मध्य भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण ARTCI के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह परीक्षण सुविधा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थापित की गई है। यह मौसम विज्ञान विभाग को क्लाउड सिस्टम, भूमि वायुमंडलीय इंटरैक्शन तथा लो प्रेशर सिस्टम्स और डिप्रेशन ट्रैकिंग के बारे में समझ बढ़ाने में मदद करेगी। या आसान भाषा में कहें तो इसे मौसम मॉडल को समझने और भारतीय मानसून पर अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। केन्या के नैरोबी में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है। यह सत्र 15 मार्च तक चलेगा। इसी सत्र के दौरान भारत की मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। यह संचालन प्रक्रिया फूड स्ट्रीट्स के आधुनिकीकरण से संबंधित है तथा यह इस सत्र के प्रमुख एजेंडा में से एक है। यदि हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसके उद्देश्यों में उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने अंतर सरकारी फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। यह फ्रेमवर्क भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए समझौते का परिणाम है। यह भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को सशक्त बनाने और इसके संचालन के लिए सहयोग पर केंद्रित है और संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं को तलाशने जैसे मुद्दों को शामिल करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य बंदरगाहों, समुद्र और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना है।
हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके संदर्भ में हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई। इसे मनाए जाने के पीछे मकसद हैदराबाद को आजाद कराने वाले शहीदों को याद करना और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना को बनाए रखना है। आपको बता दें कि भारत की आजादी के बाद हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी। आजादी के बाद भी हैदराबाद निजामों के शासन के अधीन था। इस क्षेत्र को ऑपरेशन पोलो चलाकर 17 सितंबर 1948 को निजाम शासन से मुक्त कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने वाली योजना पर रोक लगा दी है। दरअसल असम सरकार ने 26 साल पुरानी एक अधिसूचना को वापस लिया था जो इसे अभयारण्य घोषित करती थी। अब यदि हम पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह असम राज्य के मोरीगांव जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1971 में एक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था तथा 1998 में अभयारण्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था। इसे एक सींग वाले गैंडे के उच्चतम घनत्व के लिए भी जाना जाता है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, दुनिया के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? डेविन, ग्रेबियल, केविन ल्यूक। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व आर्थिक मंच या फिर यूएनडीपी। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित है सौर ऊर्जा से, वंचित वर्गों के ऋण से, महिलाओं को विज्ञान में बढ़ावा देने से, निःशुल्क विधिक सहायता से। सही जवाब है ऑप्शन बी, वंचित वर्गों के ऋण से। अगला प्रश्न था, फैबलेस फाउंड्री ओसैट संबंधित हैं सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वस्त्र निर्माण या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर से। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।